करेंगे हम जो आपकी चल रही थी बुक पेपर 6 ईवीएस की पेडागोजी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, उसकी 4th यूनिट हम करेंगे। 4th यूनिट है आपकी 14 मार्क्स की। इसमें क्या है आपका प्लानिंग फॉर टीचिंग, ठीक है, जिसमें आप चार टॉपिक आपको दे रखे हैं। कंसिडरेशन इन कंसेप्ट मैप एंड थीमेटिक वेब चार्ट, evolving a unit plan framework. These can be discussed with peer group. Resource pool of material, community resources, developing, maintaining and utilizing other resources, newspaper, reports, film, pictures, photograph, collection of seeds, flowers, etc. Iconic map and local area map. उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्टिव ऑन क्लासरूम प्रैक्टिस, मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल ऑफ देयर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन स्कूल। ठीक है, ये 14 मार्क्स की आपकी यूनिट रहेगी जो आज हम करेंगे कंप्लीट। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसमें क्या है आपका शिक्षण के लिए योजना। देखो अगर हम छोटा सा मीनिंग माने इसका, तो प्लानिंग ऑफ टीचिंग क्या होती है कि जब हम पढ़ाने से पहले ये प्लान करते हैं कि भाई आज मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक लेना है, किस किस तरीके से मुझे पढ़ाना है, मतलब लेक्चर मेथड मुझे लेना है या फिर मुझे और कोई दूसरा मेथड लेना है, ठीक है, डिस्कशन मेथड से करना है, यानी कि आज मुझे मेरी क्लास में जो टॉपिक कराना है कहाँ तक कराना है, रेफरेंस बुक से पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है या अदर किसी चीज़ से मुझे प्रोजेक्टर से पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो ये क्या कहलाती है हमारी प्लानिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर इस यूनिट में हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है कंसेप्ट मैप एंड थीमेटिक वेब चार्ट। ठीक है, कंसेप्ट मैप क्या होते हैं, देखो आपकी जो बुक होती है, बुक के लास्ट में एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा होता, लेकिन 11th 12th में जो आपकी बुक्स होती है ना, उनमें पीछे क्या दे रखा होता है, मेन पॉइंट दे रखे होते हैं एक चार्ट के थ्रू। ठीक है, वही आपका क्या होता है कंसेप्ट मैप, जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। आपकी जब आप पेपर में जाते हो तो उससे पहले क्विक रिवीजन ले लो, उसके बिहाफ से वो आपका बनाया जाता है। ठीक है, किस किसने देखा है कंसेप्ट मैप? मैम मैंने देखा है ना, बुक में होता है आपकी 11th, मोस्ट ऑफ 11th 12th में होता है। देखो कॉमर्स की बुक में तो होता ही होता है। उसके बाद मैम साइंस की बुक में भी होता है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक्स में भी होता है। हाँ जी, देखो बेटा, जिसने नहीं देखा पॉलिटिकल की बुक में भी होता है, ज्योग्राफी की बुक में भी होता है, जिन्होंने वो ऑल इन वन पढ़े होंगे ना, जो तुम्हारे उसमें क्वेश्चन वगैरह होते हैं, सारी चीजें उसमें कंसेप्ट मैप बना होता है। एनसीईआरटी की बुक में नहीं बना होता। चलिए देखिए, कंसेप्ट मैप एक प्रकार की जो क्या होती है, एक प्रकार की आकृति होती है जो कंसेप्टों या रिलेशन को दिखाती है। इसमें आप बॉक्सेस का या सर्कल का आप यूज कर सकते हैं या एरो का आप यूज कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है। कंसेप्ट मैप किस लिए यूज किए जाते हैं, ये भिन्न भिन्न कंसेप्ट के रिलेशन को दिखाते हैं। ठीक है, जब अलग अलग डिफरेंट रिलेशन को क्या है एक चार्ट के थ्रू हम दिखाते हैं, तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं। यानी कि आपने जो पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किस पे दे दिया जाता है, 1 पेज के ऊपर दे दिया जाता है। ठीक है, लास्ट में जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तो चैप्टर के लास्ट में आपके क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, वहां पर क्या है पूरे उसकी समरी एक ही पेज पर कुछ चार्ट के थ्रू, कुछ उनके थ्रू हमें दिखा दी जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, कंसेप्ट मैप बोला जाता है। कंसेप्ट मैप में क्या है, हम डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया है, कंसेप्ट मैप में आप बॉक्सेस का, सर्कल का, एरो का, अलग अलग तरीके से आप अपना कंसेप्ट मैप बना सकते हो। कोई बॉक्सेस में होता है, कोई सर्कल की फॉर्म में, और ऐसे जोड़ के आपको बना दिया जाता है, एक सेंटेंस डायग्राम बना दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो कंसेप्ट मैप है वो ये आकृति होती है जो कंसेप्ट के संबंध को दर्शाती है। जो कंसेप्ट मैप की डेवलपमेंट है वो साइंस विषय में अर्थपूर्ण लर्निंग को पढ़ाने के लिए किया गया था। यानी कि कंसेप्ट
मैपिंग की जो टॉपिक जो लिया गया वो साइंस से जो सब्जेक्ट है उसकी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए लिया गया, ताकि बच्चों को क्या है पूरा का पूरा ना करने के बजाय एक शॉर्ट, जिसको आप बोलते हो ना नोट्स बना रखे हैं हमने, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हो आप, ऐसे ही क्या है आपका कंसेप्ट मैप है। ठीक है, कंसेप्ट मैप की टेक्निक को 1972 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज के जोसेफ डी नोवेक और उसकी रिसर्च टीम ने किया। इस टेक्निक को डेवलप करने का मतलब जो बच्चों का साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको प्रदर्शित किया जाना था। ये टेक्निक एक ऐसा उपक्रम है जो कि क्या करता है, आपको एक लर्निंग आंदोलन से आपको जोड़ता है। ठीक है, आप सक्रिय रूप से लर्निंग कर सकते हो जब आप पेपर पे टाइम पे क्या है आप फटाफट नहीं पढ़ पाते। ठीक है, जब आप पेपर के टाइम पे पूरा नहीं पढ़ पाते तो आप एक बार अपना कंसेप्ट मैप देख लेते हो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, तो नोवक का कार्य क्या था, डेविड आसुबेल के लर्निंग सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें जो प्रीवियस नॉलेज है उससे नए नॉलेज, नए कंसेप्ट को सीखने में मदद मिलती है, कि प्रीवियस नॉलेज हमें नए कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है। और जो मीनिंगफुल लर्निंग है तब संभव होती है जब लर्नर की क्या होती है, जो ज्ञान प्राप्त करने की संरचना है, नई सूचना को जोड़कर ज्ञान प्रदान किया जाए। अब देखो भाई, मैं तो यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट मैप का मीनिंग क्लियर है? यस मैम। सिद्धि के अलावा? यस मैम। मैम। ठीक है, तो कंसेप्ट मैप का मीनिंग देना है। किसने दिया है ये कंसेप्ट मैप? 1972 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जोसेफ डी नोवेक ने दिया। इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग को और साइंस विषय के लिए सबसे पहले ये क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि लर्निंग को प्रभावित करता है ये हमारी। ठीक है, आपको क्विक लर्निंग के लिए ये आपका बनाया गया है। अब देखते हैं यूज ऑफ कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं आपके? नोट मेकिंग के लिए बिल्कुल सही, आपकी जो शॉर्ट नोट है या समरी के लिए आप इनको प्रयोग करते हैं। मेन जो कंसेप्ट है सिर्फ उसको दिखाने के लिए आप यूज करते हैं। आप क्या है, जो भी आपकी रिलेटेड ज्ञान है उसको सुरक्षित रखने के लिए, न्यू अगर कोई नई नॉलेज है उसका क्रिएशन करने के लिए, अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए, लर्निंग है मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज है उसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपके ये कंसेप्ट मैप का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कंसेप्ट मैप का प्रयोग साइंस के साथ साथ एट प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उनके अंदर भी किया जाने लगा है। ठीक है, आप मान लीजिए ईवीएस में ही देख लीजिए, तो ईवीएस में भी आपको क्या है कंसेप्ट मैप देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या है ये एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। ईवीएस के अध्ययन के अर्थ बढ़ाने की मदद मिलती है। कंसेप्ट मैप का पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम पर क्या महत्वपूर्ण, इनके जो कंसेप्ट मैप है वो आपका ईवीएस लगा लो या कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट रोल है आपको क्विक रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट मैप का टॉपिक? उसके बाद बात आती है थीमेटिक वेब चार्ट क्या होते हैं। ठीक है, थीमेटिक वेब चार्ट, थीमेटिक वेब चार्ट एक प्रकार का क्या होता है, आपका मैप होता है जो विशेषकर ये समझाने के लिए किया जाता है कि एक विशेष थीम किस प्रकार आपके ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ी हुई होती है। आपने ज्योग्राफी में या जिसके पास ज्योग्राफी नहीं थी उससे पहले 10th तक आपने मैप पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आपने मैप कौन सा किया था, जिसमें आपने स्टेट एंड कैपिटल फिल किए थे। उसके बाद आपने अलग अलग सोइल कहाँ मिलती है वो वाला मैप किया। आपने किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे हैं, एक आपने मैप किया अलग अलग इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, एक आपने मैप किया कहाँ पर कपास होती है, कहाँ पर क्या है, ये इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, थीमेटिक वेब चार्ट एक प्रकार का मैप होता है जो आपको समझने में हेल्प करता है। इसमें एक थीम होती है, जैसे थीम होगी आपकी स्टेट एंड कैपिटल, तो आप अपने मैप के ऊपर स्टेट एंड कैपिटल को फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें दे दिया कि भाई आपसे क्रॉप पूछ ली कि ये क्रॉप कहाँ कहाँ पर होती है, वीट कहाँ कहाँ पर होता है, बाजरा कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्रॉप के बारे में पूछ लिया, तो क्या होती है एक स्पेसिफिक थीम होती है।
तो इस थीम को लेते हुए ये एक प्रकार के सामान्य संदर्भ वाले मानचित्रों का विरोधी जो नियमित रूप से भूगर्भीय, भौगोलिक एवं राजनीतिक घटनाओं को विविधता के साथ प्रदर्शित करता है। दोनों प्रकार के मैप में विरोधी है कि जहाँ थीमेटिक मैप आंकड़ों जैसे तट रेखा, सीमाएं और स्थान आदि को प्रदर्शित करता है, वही सामान्य मैप भू आकृतियां, संचार के साधन, समझौतों, राजनीतिक सीमाओं को प्रदर्शित करता है। देखो बेटा, इसमें एक डिफरेंस है। जो थीमेटिक मैप है वो तो क्या क्या है, आपके किस किस को प्रदर्शित करता है, आपके आंकड़ों, यानी कि आपके आ गए जो बंदरगाहें कहाँ पर हैं, इस टाइप के आ गए। ठीक है, आपकी सीमाएं किस किस कंट्रीज के साथ लगती है, वो वाला मैप इसमें आ गया। ठीक है, और जो हमारा सिंपल मैप होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम अपनी पॉलिटिकल सीमाएं देखते हैं कि हरियाणा की सीमा किस किस के साथ लग रही है, और थीमेटिक मैप में हम क्या है, अपने पूरे कंट्री की देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारी किस किस के साथ लग रही है। ठीक है, थीमेटिक मैप स्थानीय विविधताओं, एक या कम संख्या वाले भौगोलिक वितरण पर जोर देता है। ये वितरण अपने अंदर वातावरण अथवा मानवीय विशेषताओं जैसे कि जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य मुद्दों को समाये हुए है। ठीक है, जो थीमेटिक मैप है वो स्थानीय जो आपकी विविधताएं हैं उसको क्या है, एक ज्योग्राफिकल विवरण पर जोर देता है। इसमें आपका जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे आपको जनसंख्या घनत्व दिखाना है या स्वास्थ्य के मुद्दे दिखाना है, तब आप किसका यूज कर रहे हो, थीमेटिक मैप का यूज कर रहे हो। जो थीमेटिक मैप है कभी कभी क्या है, वो ग्राफिक निबंधों पर भी कार्य करता है और स्थानीय विविधताओं और भूगर्भीय वितरण को चित्रित करता है। थीमेटिक मैप का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये चुनी हुई घटनाओं के संबंध। देखो बेटा, थीमेटिक मैप क्या है, थीमेटिक मैप एक मैप की तरह होता है, लेकिन ये स्पेशल उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थीमेटिक मैप अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारी ज्योग्राफिकल जो स्पेसिफिक जो थीम है उसको लेकर हम कर रहे हैं। जैसे हमारी बंदरगाहें कहाँ कहाँ पर है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ कहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इस टाइप के स्पेशल थीम के साथ हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। और एक मैप होता है आपका सिंपल मैप, जिसमें आप राज्य राजधानियां फिल करते हो और आप क्या बताते हो, हमारी सीमाएं किस किस के साथ लगती है। ठीक है, थीमेटिक मैप में आप थीम रखते हो। सॉरी भाई। ठीक है, इसमें कभी कभार हम ग्राफ का भी प्रयोग करते हैं। थीमेटिक मैप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, अगर आपको किसी विशेष स्थान के बारे में सूचना देनी है तो वहां पर थीमेटिक मैप का यूज होता है। मान लीजिए आपको बताना कि बाजरा कहाँ कहाँ पर होता है, या फिर आपको बताना काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो एक ये विशेष थीम हो गई। तो आप पूरे उस पे मैप पे आप बना दोगे, वहां पे बॉक्सेस बना दोगे या नाम लिख दोगे कि भाई यहाँ पर क्या है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरी बात है, ये स्थानिक पैटर्न के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। दो या अधिक मानचित्रों के तुलनात्मक पैटर्न में प्रयोग किया, यानी कि देखो स्टेट एंड कैपिटल, सिंपल मैप में आप सिर्फ स्टेट एंड कैपिटल लिख रहे हो, तो इसमें आप एक साथ कई सारी चीजें दिखा सकते हो। रिवर्स का दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ पर रिवर है, दूसरा मिट्टी वाला पॉइंट इसमें दिखा सकते हो, लेकिन क्या है, अलग अलग डिनोट कर लोगे आप। जैसे रिवर को आप पानी की तरह से डॉटेड 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 लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, आप मिट्टी का दिखा दोगे तो आप वहां पे सर्कल सर्कल बना दोगे। ठीक है, आपने बंदरगाहों का बना दिया, यानी कि यहाँ पर एक साथ आप एक से ज्यादा थीम को लेकर भी आप अपना थीमेटिक मैप बना सकते हो। थीमेटिक मैप थीमेटिक मैप में आप सामान्यतः, मान लीजिए सीधा बात करी जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो आप जनसंख्या संबंधी आप पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर लिख सकते हो। जो थीमेटिक मैप बनाते समय नक्शन 20 को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों और उसके कारकों की संख्या में संतुलन बनाए रखना पड़ता है और स्थानिक शुद्धता। देखो भाई, इसमें ये बताया गया कि थीमेटिक मैप बनाते हो तो सबसे पहले आपके पास पहले प्रॉपरली डाटा कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको क्या है, एक सीरियस वे में प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम थीमेटिक मैप को पढ़ाते हैं। एक राजनीतिक विज्ञानी थीमेटिक मानचित्र को देशीय सीमाओं से संबंधित सूचनाओं को स्पष्ट से चित्रित करना पसंद करते हैं। दूसरी ओर एक राज्य जीव विज्ञानी देशीय सीमाओं से लाभ उठा सकते हैं, परंतु प्राकृतिक मानव निर्मित एवं चित्रित देशीय सीमाओं, देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि एक
क्या बताया गया है थीमेटिक मैप में, जब आप पढ़ाते हो तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो थीमेटिक मैप को किस लिए दर्शा सकता है कि देश के अंदर किस किस राज्य की किस किस के साथ क्या है बाउंड्रीज लगती हैं। दूसरी साइड एक थीमेटिक मैप को मान लीजिए एक बायोलॉजी का टीचर उसको करा रहा है, तो ये पूछेगा उससे कि मानव निर्मित और आर्टिफिशियल चीजें, यानी कि मानव निर्मित आपसे पूछ ले अलग अलग रामसर साइट कौन सी हैं, या फिर वन कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इस टाइप की चीजें आपको थीमेटिक मैप के जरिए बता सकता है। उसके बाद बात आती है मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, और जो आपकी इंस्ट्रक्शनल जो सामग्री है, आपकी सहायक सामग्री के रूप में भी इसके विकास, प्रकार और उपयोग पर प्रकाश डालिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पर बात है कि मानचित्र का अर्थ क्या है। तो मानचित्र किसी भी प्रदेश या स्थान या देश की उचित भौगोलिक स्थिति और दूरी मापने में बहुत सहायक होता है। देखो बेटा, आपने मैप पढ़ा होगा, तो मैप में क्या क्या दिखाते हो आप, अपनी ज्योग्राफिकल मैप भी बनाते हो, फिजिकल मैप भी होता है। मैप के जरिए आप अपने हिस्ट्री, आप पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आदि किसी भी विषय से संबंधित आप मैप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, मैप क्या है आपका, ये केवल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की गई है। आपका ज्योग्राफी के अध्ययन में पृथ्वी को मानव के घर के रूप में, छोड़ो इसको, अध्यापक चौक बोर्ड पर छपे चित्रों को जब फ्री हैंड से ड्राइंग करके नकल करके बना सकता है, तो प्रोजेक्टर की सहायता से छोटे नक्शे को इच्छा अनुसार बढ़ा। देखो, इसने मैप बताया गया है कि जब हम मैप से समझाते हैं तो टीचर भी क्या है, ब्लैक बोर्ड पे रफली ड्रॉ करके आपको एक तो डायरेक्शन की नॉलेज हमें क्या है मैप देता है कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, टीचर फ्रीली हैंड से भी करके इसको ड्रॉ कर सकता है। अगर आप प्रोजेक्टर के जरिए मैप को बता रहे हो तो अगर छोटा है तो प्रोजेक्टर में आप क्या है अपने अकॉर्डिंग उसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। और क्या तरीका मैप का, आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हो आप, तो वहां पर सबसे पहले तो जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पर क्या है, भारत का जो मैप है वो छपा होता है, जिसमें अलग अलग स्टेट एंड कैपिटल लिखी हुई होती है। तो आप क्या है नक्शे को दीवारों पर भी बना सकते हो और उसमें कलरफुल अट्रैक्टिव उसको बना सकते हो, ताकि अध्यापक आवश्यकता अनुसार जब चाहे, अगर टीचर को स्टेट एंड कैपिटल समझानी है तो बच्चे टीचर क्या करेगा, दीवार के ऊपर जो बना रखा है आपका मैप उससे बच्चों को समझा देगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जो आपका हिस्टोरिकल मैप है उसकी सहायता से हम क्या है इतिहास की घटनाओं को भी बच्चों के सामने दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैप के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने टाइप का होता है मैप। आपका क्या है भाई, 3 टाइप का इन्होंने आपका मैप बताया है। एक आपका फ्लैट मैप, एक है रिलीफ मैप और एक है आपका स्केच मैप। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट मैप की। इस मैप की सहायता से विश्व के विभिन्न देशों की जो नेचुरल जो कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, बारिश कितनी हो रही है, टेम्परेचर कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, आपके ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के साधन का वितरण, ये सारी चीज़ों का वितरण यहाँ या डिस्ट्रीब्यूशन इसके द्वारा दिखाया जाता है फ्लैट मैप के जरिए। ठीक है, फ्लैट मैप के जरिए जो जो संधियाँ हुई हैं, जो जो ट्रीटी हुई है हमारी, या फिर जो जो लड़ाइयाँ हुई हैं, ये आदि भी प्रदर्शित किए जाते हैं फ्लैट मैप के द्वारा। रिलीफ मैप, ये मैप पृथ्वी के धरातल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो मैप क्या है आपके पृथ्वी के धरातल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्केच मैप, ये मैप में आउटलाइन होते हैं, इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है और विद्यार्थियों भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभ में छात्रों को सरल मानचित्र बनवाने के लिए और फिर जब इन्हीं रेखाओं, रंगों, चिन्हों आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो जटिल मानचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट द्वारा निर्मित मानचित्र प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा नागरिक शास्त्र एवं इतिहास के कक्ष में लटका देना चाहिए ताकि छात्र समय समय पर उनका प्रयोग कर सके। देखो बेटा, इन्होंने बताया 3 टाइप के मैप बताए हैं आपके। सबसे पहला बताया इन्होंने फ्लैट मैप, उसके बाद रिलीफ मैप और स्केच मैप। फ्लैट मैप में आपका देखो जो सारी चीजें आप दिखा रहे हो, चाहे पॉपुलेशन आप दिखा रहे हो, चाहे आप अपनी टेम्परेचर दिखा रहे हो, चाहे आप जनसंख्या के डेंसिटी दिखा रहे हो, ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हो,
हो, ये सारी चीज़ें कोई भी हमारी लड़ाई हुई है, कहाँ-कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें आप क्या है एक फ्लैट मैप के ज़रिए आप दिखाते हो। रिलीफ मैप क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर कितना पानी है, कितना वो लाइक के जैसे आप ग्लोब की तरह आप इसको मान सकते हो, जिसमें आप पूरा पृथ्वी का स्ट्रक्चर जिसमें दिखा रखा है, ठीक है? कि भई इतने हिस्से पे यहाँ पे पानी है, यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पे वो कंट्री है, ठीक है? स्केच मैप क्या होते हैं, इनको आवश्यकता क्या नहीं, ये आउटलाइन होते हैं स्केच मैप, ठीक है? स्केच मैप आउटलाइन, देखो जब आप स्टार्टिंग में मैप करते हो, तो आपको क्या बिल्कुल सिंपल मैप दिया जाता है, ठीक है? सिंपल मैप यानी कि आपको उसमें हर एक जो स्टेट है, उसकी अलग-अलग बाउंड्रीज़ आपको दिखाई देती है, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें भर देते हो और स्केच मैप में सिर्फ़ आपको बाहरी आउटलाइन आपको दी जाती है, जैसे और अंदर से आपको खुद फिल करना है कि कहाँ पर कौन-सा स्टेट है और खुद आपको अंदर की लाइनें क्या करनी है, डॉटेड-डॉटेड करनी है और बाउंड्रीज़ खुद बनानी है आपको, ठीक है? अगर एट प्रेज़ेंट देखा जाए तो आप लोग यही मैप यूज़ करते हो ज़्यादातर, ठीक है? आपको सिर्फ़ बाउंड्री वाला मैप मिलता है, सिर्फ़ आउटलाइन वाला, अंदर से बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसके बाद है आपका मैप का प्रयोग करते समय क्या-क्या सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। अब मैप ऐसे स्थान पर हमें रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए जिससे सभी छात्र ठीक ढंग से देख सकें। बिल्कुल सही, ऐसी जगह पर खड़े होके हमें मैप दिखाना चाहिए या जिससे कि क्या है बच्चे सारे बच्चे उसको ईज़िली समझ सकें। दूसरा जो मैप है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सतल सही ढंग से प्रदर्शित किए जाने चाहिए, यानी कि जो-जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो इसके अंदर पक्का हमें दिखाने चाहिए। दूसरा टीचर को चाहिए कि वो ग्लोब का प्रयोग छात्रों की सहायता से करे, सॉरी मैप का प्रयोग छात्रों की सहायता से करें, इससे विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि बनेगी। यानी कि जब मान लीजिए टीचर आपको मैप भरना सिखा रहा है तो आप बच्चों से पूछ सकता है कि बेटा भरो पंजाब कहाँ पे है, हरियाणा कहाँ पे है। तो ऐसे सब बच्चों का इंटरेस्ट होएगा कि हाँ भाई मेरा भी नंबर आएगा, सर मेरे से भी भरवाएंगे कहाँ पे। उसके बाद मानचित्रों की सहायता से अधिक समय के लिए दीवार पर नहीं टंगे रहने देना चाहिए। मानचित्रों को क्या है आपके मैप को ज़्यादा टाइम तक दीवार पर नहीं रखे रहना चाहिए क्योंकि वो भाई पतला कागज सो तो होता ही है। शिक्षक इस बात की ओर ध्यान दें कि मानचित्र विषय के अनुकूल हो। मैप क्या है आपका जो काम है उसके अनुकूल होना चाहिए कि आपको वर्ल्ड का मैप फिल करवा रहे हैं या आपको इंडिया का मैप फिल करवा रहे हैं। इसमें नगरों के प्राचीन काल के साथ-साथ वर्तमान काल के नाम भी दिए जाने चाहिए। मानचित्र क्या है, आपका मैप क्या है, बिल्कुल ईज़ी होना चाहिए और जो खर्चीला ना हो। मानचित्र पढ़ाने की स्किल क्या-क्या होनी चाहिए आपके अंदर? परिचित होना चाहिए और गाइडलाइंस को नोट करना, मैप के स्केल या पैमाने को जानना और फिर दूरियों को ज्ञात करना। उसके बाद क्या है एक जो बैटरी सिस्टम है उसके द्वारा मैप पर स्थानों को ढूंढना, मैप के संकेतों को पढ़ना। देखो बेटा इसमें क्या-क्या बताया गया है आपका जो मैप है, मैप पढ़ने की क्या-क्या स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको मैप का पता होना चाहिए कि कौन-सा स्टेट कहाँ पर आता है, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे की कार्यवाही नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है स्केल कौन-सा स्केल यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कितना लिया गया है, ठीक है? उसके बाद क्या है एक अच्छा जो सिस्टम है मानचित्र पर स्थान को ढूँढना कि कौन-सा स्थान कहाँ पर है। आपसे पूछ लिया तेलंगाना कहाँ पे है, तो अगर जिसको पता होगा वो तो नीचे की साइड लिख देगा, जिसको नहीं पता होगा वो पंजाब हरियाणा की जगह पे तेलंगाना बना देगा, ठीक है? तो विभिन्न मानचित्रों की तुलना में परिणाम निकाला, जो डिफरेंट जो मैप है उनसे क्या-क्या निकल के आया है और आपका इस मैप से क्या निकल के आया है, इनका आपस में क्या करना है आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब देखिए मैप के यूज़ कहाँ-कहाँ पर होते हैं, मैप के यूज़ आपके विभिन्न स्थानों पर जैसे वर्षा, जलवायु, वायु, भार, ऋतु परिवर्तन आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। हाँ जी, मैप के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, कहाँ का मौसम अच्छा, कहाँ का नहीं है, ठीक है? ऋतु परिवर्तन आदि का तुलनात्मक अध्ययन आदि का क्या है कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। जो मैप होते हैं वो नहरों के, सड़कों के, जन कल्याण केंद्र, विद्यालय आदि को भी प्रदर्शित करते हैं। शहरों की दूरियों का ज्ञान करवाने और मानचित्र सहायक होता है, यानी कि जो शहर है उसकी दूरियों का ज्ञान करवाने में मानचित्र सहायक होता है, यानी कि कौन सा कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है? ये क्या हम मानचित्र से पता लगा सकते हैं। किसी स्थान का सांस्कृतिक, बौद्धिक ज्ञान भी मानचित्र इसमें बताया गया है किसी भी स्थान का कल्चरल नॉलेज आपको लेनी है, ज्योग्राफिकल नॉलेज लेनी है, तो वो भी क्या है मैप के ज़रिए आपको पता लग जाएगी। अगर किसी स्थान पर जो मौसम है कहीं पर जो बारिश है बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो इसकी जानकारी भी हमें क्या है मानचित्र से मिल जाएगी।
मानचित्र जो मैप है आपका वो देश प्रदेश या शहरों की तुलना करने में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि ये सारे फीचर्स आप इसकी दे रखी है मैप की, कि मैप होता क्या है, ठीक है। क्लियर है बेटे? यस मैम। उसके बाद अनीशा बताएगी आपको चार्ट क्या होता है और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में ये किस प्रकार उपयोगी होता है चार्ट। है अनुदेशात्मक सहायक सामग्री के रूप में इसके विकास, प्रकार तथा उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट क्या होता है। चार्ट एक अनुदेशात्मक सहायक सामग्री है, मतलब टीचिंग एड है। इसमें किसी विषय, तथ्य, प्रक्रिया या जानकारी को चित्र, रेखाओं, रंगों, प्रतीकों और शब्दों की सहायता से सरल एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कठिन विषयों को आसान बनाना और विद्यार्थियों को जल्दी तथा लंबे समय तक याद रखने में सहायता करना। चार्ट क्या होते हैं, जो जैसे हम स्कूल में मिलते थे कि टीचर चार्ट बनाने के लिए देता था। उसमें हम क्या करते थे, इम्पोर्टेंट जो कोई भी जैसे टॉपिक दे देता था, उसके ऊपर हमें चार्ट बनाना होता था। उसमें हम इम्पोर्टेंट जो चीजें लिखते थे, जिसकी से हमें आसानी से हम पढ़ सकते थे, हमारी क्लास में जो चार्ट लिखते थे। फिर इसमें है कि चार्ट का विकास, यानी चार्ट डेवलपमेंट। यदि शिक्षक को अच्छा चार्ट बनाना है तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको, मतलब अगर चार्ट को अच्छा बनाना है तो उसमें हम क्या-क्या बातें ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले है पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट करें कि चार्ट किस विषय के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले चार्ट में क्या लिख करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि उसमें जो टॉपिक है वो सही से ये पता चल रहा है कि ये चार्ट किस टॉपिक पे है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है चार्ट पर केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी लिखें। मतलब चार्ट पर क्या है कि चार्ट को ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि मतलब सब कुछ लिख दिया। बस उसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो मतलब हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही लिखनी चाहिए। दूसरा है जो शीर्षक, फिर क्या है, शीर्षक बड़ा, स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। मतलब जो उसका चार्ट का जो शीर्षक है वो बड़ा होना चाहिए और उसको अच्छे से लिखना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आकर्षक दिखना चाहिए। फिर है अक्षर साफ और दूर से पढ़ने योग्य हों, मतलब अक्षर साफ-साफ लिखे हों और मतलब थोड़े बड़े-बड़े लिखे हों ताकि दूर से भी वो अक्षर दिख जाएँ। फिर है रंगों और चित्रों का संतुलित उपयोग करें ताकि चार्ट आकर्षक लगे। अब चार्ट में क्या है ना कि एक ही कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए, अलग-अलग कलर्स का यूज़ करना चाहिए, फ़ोटोज़ लगानी चाहिए ताकि जो चार्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और उसमें मतलब बच्चे पढ़ें उसको उन्हें देखें तो उन्हें ये लगे कि पढ़ना चाहिए हमें। फिर है चार्ट का आकार इतना बड़ा हो कि कक्षा के सभी विद्यार्थी उसे आसानी से देख सकें। मतलब कोई छोटा चार्ट ना बनाए, थोड़ा बड़ा चार्ट बनाए कि सभी बच्चों को अच्छे से दिखे। फिर है चार्ट साफ-सुथरा, व्यवस्थित और त्रुटि रहित होना चाहिए। यानी चार्ट में बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हैं चार्ट के प्रकार। चार्ट के कई प्रकार होते हैं, हर चार्ट का अपना अलग उद्देश्य होता है। एक-एक करके हम समझते हैं। पहला है वृक्ष चार्ट, यानी ट्री चार्ट। इसमें किसी विषय को पेड़ की शाखाओं की तरह विभाजित करके दिखाया जाता है। जैसे एक पेड़ में जैसे एक टहनी से कई शाखाएँ निकलती है, वैसे ही क्या है इसमें जो ट्री चार्ट है उसमें भी ऐसे ही किया जाता है। अब जैसे मान लो हमें जीव-जंतु पे कोई चार्ट बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जीव-जंतु लिखेंगे सबसे ऊपर पहले, फिर उसके बाद उसको 3 भागों में बाँट देंगे। मतलब पहले में लिखेंगे स्थलीय, दूसरे में जलीय और तीसरे में वायुचर, यानी जो मैदान पे रहते हैं, पानी में रहते हैं और हवा में जो उड़ते हैं। फिर उसको जो है उनको भी हम कई भागों में बाँटेंगे, यानी जैसे स्थलीय को हम बाँटेंगे, उसमें लिखेंगे शेर और फिर दूसरा हाथी, फिर जलीय को भी ऐसे ही मछली और व्हेल, और फिर वायुचर में यानी जो हवा में उड़ते हैं उसमें भी हम उसको भी 2-3 भागों में बाँटेंगे और लिखेंगे कबूतर और चील। ये इस प्रकार वृक्ष चार्ट बनता है। अब इसका उपयोग होता है वर्गीकरण समझने के लिए, यानी क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। फिर है प्रवाह चार्ट यानी फ्लो चार्ट। इसमें किसी कार्य या प्रक्रिया के चरण को क्रमवार तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। मतलब इसमें क्या है, एरो के माध्यम से, यानी मतलब जैसे मान लो हमें किसी बीज की वो
संरचना पूरी वो देखनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बीज, फिर एरो देकर अंकुर, फिर एरो देकर पौधा, फिर एरो देकर वृक्ष और फिर फल। अब इसमें क्या है, हमने समझा एरो के माध्यम से दे देकर कि बीज पेड़ फल तक कैसे पहुंचता है, मतलब वृक्ष कैसे बनता है और पेड़ फिर फल कैसे देता है। अब इसका उपयोग किस लिए होता है, किसी प्रक्रिया या कार्य की क्रमबद्ध जानकारी के लिए, यानी उसको अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए। फिर है संगठन चार्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, किसी संस्था या विद्यालय के पदों और उनके संबंधों को दर्शाता है। यानी मान लो हमें अब किसी भी या कंपनी हो गई या स्कूल, जैसे हमारे स्कूल के इससे समझते हैं कि जैसे हमें अपने स्कूल का जो है वो समझना है कि संरचना कैसी है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर होता है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, फिर उप प्रधानाचार्य, फिर शिक्षक और फिर विद्यार्थी। इस प्रकार क्या होती है हमारे स्कूल की जो संरचना होती है। इसका उपयोग क्या होता है, किसी संस्था की प्रशासनिक संरचना समझने के लिए। फिर इसके बाद आता है फोर्थ समय चार्ट यानी टाइम चार्ट। इसमें क्या है, इसका अर्थ घटनाओं को समय के क्रम में दिखाया जाता है। यानी उसमें क्या है, टाइम चार्ट में मतलब टाइम दिखाया जाता है किसी भी घटना को, जब मतलब कोई चीज हुई थी उसको टाइम के उससे दिखाया जाता है। मान लो जैसे हमें अपनी आजादी के वो लिखने हैं, तो उसमें हम दिखाएंगे कि सबसे पहले 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना, फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ। इस प्रकार क्या है, हम अपनी जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम समझ जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, समय चार्ट का। फिर पांचवा है तालिका चार्ट यानी टेबुलर चार्ट। जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है। अब तालिका चार्ट को हम देख सकते हैं, जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें क्या होता है, उसको लाइन खींच के अलग अलग जो है लाइंस बना दी जाती हैं। उसमें पहले में जैसे लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर दूसरे में मार्क्स, तो वो क्या होती है, हमारी तालिका चार्ट जैसा होता है। उसमें क्या होता है, आंकड़ों की तुलना करने के लिए, मतलब जैसे मान लो हिंदी में किसी के 85, गणित मैथ्स में क्या है 90, अब ऐसे उसको अलग अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सिक्स्थ है ग्राफ चार्ट यानी आंकड़ों को रेखाओं या स्तंभों के माध्यम से चित्रात्मक रूप में दिखाया जाता है। ग्राफ चार्ट होता है जो हमें जैसे बार ग्राफ दिखाते, जैसे मैथ्स में होते थे बार ग्राफ होते थे, मैथ कई चीजों में होते थे और लाइन ग्राफ होते थे, उसका ये उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है, आंकड़ों की तुलना और वृद्धि या कमी को समझाने के लिए होता है। इसके बाद हम समझते हैं चार्ट के उपयोग, यूजेस ऑफ चार्ट। चार्ट का शिक्षण में बहुत महत्व है। इसके प्रमुख उपयोग हैं, जैसे क्या क्या उपयोग है चार्ट के। पहला है कठिन विषयों को सरल और स्पष्ट बनाता है। मतलब मान लो कोई टॉपिक अगर मुश्किल लग रहा है तो उसका चार्ट बना देंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा इजी लगने लगेगा। फिर क्या है, विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान बनाए रखता है। फिर अगर मान लो चार्ट बना के अगर हम उन्हें पढ़ाते हैं तो क्या है, उनकी रुचि और ध्यान क्या रहता है, पढ़ाई में बना रहता है। फिर है सीखने की गति और समझ को बढ़ाता है। अगर बुक से ज्यादा मतलब जो बुक की जो लैंग्वेज होती है उससे ज्यादा बच्चे क्या है, चार्ट फ्लो होता है उससे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फिर है तथ्यों की तुलना और विश्लेषण करना आसान हो जाता है। यानी किसी चीज की मतलब मान लो किसी टॉपिक के बारे में अगर आसानी से समझना है और कोई मुश्किल टॉपिक है उसका विश्लेषण करना है तो वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर अब पढ़ी हुई बातों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। क्या है, बुक में अगर मान लो हमने पढ़ लिया और अगर उसका चार्ट भी बना लिया तो हमें बार बार बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें से ही थोड़ा क्योंकि रिवीजन कर सकते हैं हम, और वो हमें लंबे समय तक याद भी रहती है। फिर समय की बचत होती है और पुनरावृत्ति में सुविधा होती है। मतलब रिवीजन करने में भी हमें क्या होती है, आसानी होती है। फिर फिर है कक्षा का वातावरण अधिक रोचक और प्रभावी बन जाता है। बच्चे क्या है, मतलब क्लास में बच्चों का क्या ध्यान भी अच्छे से होता है और वो जो होता है चार्ट क्या है, प्रभावी भी बना देता है क्लास में बच्चों की जो रुचि होती है उसको। फिर है निष्कर्ष। इस प्रकार चार्ट एक अत्यंत उपयोगी अनुदेशात्मक सहायक सामग्री है। यदि शिक्षक इसे सही ढंग से तैयार करके उचित समय पर प्रयोग करे तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली, रोचक और विद्यार्थियों के लिए आसानी से समझ में आने वाला बन जाता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षण में चार्ट का विशेष महत्व माना जाता है। मैम हो गया।
क्लियर है बेटे? यस मैम, ऑल क्लियर। चार्ट क्या होता है और आपको भी पता है, जैसे जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं चार्ट लगे होते हैं, कोई अलग अलग टाइप के चार्ट जो भी इन्होंने बताया, ठीक है। छोटे क्लासेस में बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं, है ना। कोई क्या है हमारा ट्री का, कोई क्लासीफाई करके, कोई फ्लैप चार्ट करके, कोई कोलाज बना के लगा रखा होता है, ठीक है। कोई क्या है आपका प्रदर्शनी के लिए जिसको बोलते हैं आप, ये वाले सारे चार्ट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इवॉल्विंग ए यूनिट प्लान फ्रेमवर्क, ठीक है। यूनिट प्लान क्या होता है? देखिए बेटा, यूनिट प्लान जैसे आपकी ये यूनिट है, जैसे मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ा रही हूँ, आपका पहले भी हो रखा है ये, ठीक है। टीचिंग के लिए जब हम क्या करते हैं, आपकी जो यूनिट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार की क्या होती है, जैसे आपका जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिवाइड होता है। जब मैं ये देखती हूँ कि मुझे पहले कौन सी यूनिट करानी है, क्या कराना है इस यूनिट के अंदर, कौन सा टॉपिक मुझे किस तरीके से कराना है, ठीक है। और एक जो यूनिट होती है, यूनिट भी क्या है आपकी, उसके अंदर भी कई चैप्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अभी तो क्या है, सिर्फ वन चैप्टर है आपकी यूनिट के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक यूनिट जो पूरा सिलेबस है वो मान लीजिए आपका 5 यूनिट में बटा हुआ है, और उस 5 यूनिट में भी क्या है आपके अलग अलग चैप्टर्स में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, ठीक है। तो टीचिंग के लिए जब हम क्या करते हैं, रिटन प्लानिंग का रूप लेते हैं, ठीक है। जब हम रिटन में प्लानिंग करते हैं कि भाई आज मुझे ये पढ़ाना है, मुझे ये यूनिट, मान लीजिए हमने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ये यूनिट एक ही दिन में कंप्लीट करनी है। अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है भाई, तो उसको हम मान लीजिए 1 वीक लगा देते हैं। अब देखो, छोटे बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हो तो उसको आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पूरी यूनिट को डिस्क्राइब करते हो, क्या क्या टॉपिक है, आज मुझे क्या टॉपिक कराना है, मुझे इस यूनिट को कंप्लीट कितने दिन में कराना है, इसके रिवीजन के पीरियड कितने रखने हैं, टेस्ट के पीरियड कितने रखने हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीजों का जोड़ हम क्या करते हैं, रिटन में प्लान करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी यूनिट प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। जब टीचर पढ़ाने से पहले आपकी यूनिट में ये देखता है कि कौन से का टॉपिक मुझे एक्टिविटी बेस्ड कराना है, कौन सा टॉपिक मुझे क्या है लेक्चर मेथड से कराना है, कौन सा मुझे ओवरहेड प्रोजेक्टर पे दिखा के कराना है, ठीक है। तो जब ये प्लानिंग की जाती है कि कौन कौन से टेस्ट में मुझे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से मुझे बच्चे को समझाना है, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम प्लान करते हैं या कहीं पर लिखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका यूनिट प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट का जो मीनिंग है वो हन्ना, हैगमैन और पोर्टर का कहना है कि यूनिट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सीखने का एक्सपीरियंस कहलाएगा जो सोशल महत्वपूर्ण समझ के प्रति केंद्रित होकर सीखने का व्यवहार परिवर्तन कर सके। देखो भाई, ये इतनी डिफिकल्ट तो मैं नहीं बता रही, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि जो आपकी यूनिट प्लानिंग है वो क्या है, आपकी हन्ना और पोर्टर इन्होंने बोला है कि ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपकी जो लर्निंग के जो एक्सपीरियंस है उसके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे कि भाई आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने 4th यूनिट आज कंप्लीट करनी है। हमने लास्ट क्या था, फ्राइडे को ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम 4th यूनिट को उस दिन कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको लर्निंग का एक एक्सपीरियंस देते हैं, तो जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा जो मेन सेंटर है वो सीखने वाले के बिहेवियर के ऊपर होता है कि उसका बिहेवियर कितना चेंज उससे होता है। पहले बिहेवियर चेंज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ और बिहेवियर का मतलब है यहाँ पर आपको पहले ये यूनिट नहीं आती थी और पढ़ाने के बाद क्या है, आपको ये यूनिट समझ में आने लगे, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने लगे। तो यही जो आपके अंदर भी चेंज आया है कि पहले आपको कुछ नहीं पता था इस यूनिट का, आप पता लग गया, अब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो वही बिहेवियर में चेंज यहाँ पे माना गया है। तो जो यूनिट टीचिंग है इसमें ये क्या होती है, आपकी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने का वह साधन है जिसमें आप क्या करते हो, इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस होता है उसका आप उसमें उपयोग करते हो। आप क्या करते हो, छात्रों की मेंटलिटी और फिजिकल रूप से क्लास में एक्टिव रहने के लिए आप क्या करते हो, कोई ना कोई या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसमें यूज करोगे या फिर क्या है, आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर कराने की कोशिश करोगे। तो यूनिट प्लानिंग आपका वही है जो सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज्ड करने का एक तरीका है कि किस तरीके से एक टीचर को क्या कराना है ताकि बच्चे भी क्या है, मेंटली और फिजिकली तौर पर आपके वहां पर क्या है, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है।
उसके बाद बताया गया है इसमें जो यूनिट प्लान आप बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो और उस प्लानिंग के जरिए आपकी जो यूनिट है उसमें आप टॉपिक को लेते हो और उन टॉपिक को अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल और इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हो कि मुझे ये टॉपिक अब कराना है, ये टॉपिक कल कराना है और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये सारी चीजें साथ साथ बच्चे को बताते हुए आपको चलना है। यूनिट प्लानिंग और यूनिट टीचिंग क्या होती है? यूनिट प्लानिंग और यूनिट टीचिंग में भी अंतर होता है। यूनिट प्लानिंग का काम होता है आपका क्लास से पहले का काम, ठीक है, और यूनिट टीचिंग का मतलब क्या होता है, अब आप क्लास में आके जो प्लानिंग आपने की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप बच्चे को क्या कर रहे हो, यहाँ पर पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी यूनिट टीचिंग है उसका संबंध मेथड से होता है और जो आपकी यूनिट प्लानिंग होता है वो आपका क्या है, एक पेपर वर्क है आपका, ठीक है, आपको किस तरीके से पढ़ाना है। और जो यूनिट टीचिंग है वो उसमें क्या होते हैं, आपके मेथड होते हैं कि आपको किस तरीके से जो सिलेबस है वो बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है, किस मेथड से, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट प्लानिंग और यूनिट टीचिंग में डिफरेंस। जब आप यूनिट प्लानिंग करते हो या यूनिट फॉर्मेशन करते हो तो क्या क्या लेते हो? सबसे पहले तो आप प्रोसेस यूनिट लेते हो, दूसरा आप टीचिंग यूनिट लेते हो, प्रॉब्लम यूनिट, रिसोर्स यूनिट, टेक्स्ट बुक यूनिट, टीचिंग लर्निंग यूनिट, स्टूडेंट वर्क यूनिट, ठीक है। ये सारी बातें इसने बताई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विधि इकाई। इसमें विचार करने का के प्रक्रिया प्रदान होती है, नियमों को जाना। देखो भाई, प्रोसेस यूनिट में यानी कि जब हम यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं कि यूनिट प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहला इसने बताया प्रोसेस यूनिट। इस यूनिट में हम क्या करते हैं, विचार करने की प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि भाई सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं, कौन सी यूनिट से शुरुआत करूं। आप खुद ही देख लो, जब आप पेपर की तैयारी करते हो तो कुछ बच्चे तो क्या है पीछे से शुरू करते हैं याद करना, कुछ बच्चे क्या है आगे से स्टार्टिंग वाली यूनिट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस होती है आपके माइंड में कि मैं कौन सी यूनिट को सबसे पहले करूं, ठीक है। फिर आप देखते हो कि नियमों के अकॉर्डिंग क्या निष्कर्ष निकलता है, आप इवैल्यूएशन करके देखते हो, ठीक है, कि भाई ये यूनिट पहले, कुछ बच्चे क्या है हार्ड काम को पहले करने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे क्या है इजी को, कि भाई हार्ड तो नहीं होगा या नहीं होगा पता नहीं, इससे अच्छा तो हम जो इजी कंसेप्ट है वो तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो प्रोसेस होती है आपके माइंड में सोचने से रिलेटेड। दूसरा क्या है, टीचिंग यूनिट, कोई भी प्रॉब्लम है या ऑब्जेक्टिव है, ये आपके क्या है लक्ष्यों पर आधारित इकाई टीचिंग यूनिट कहलाती है। क्रुग आदि विद्वानों एक प्रकार की विशिष्ट पाठ योजना मानते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है या कोई भी लक्ष्य पर आधारित कोई भी आपका क्या है गोल है, उस पर आधारित आप क्या करते हो, टीचिंग कराते हो, ठीक है। इसी को हम क्या करते बोलते हैं, यूनिट टीचिंग कहते हैं। विशिष्ट पाठ योजना बनाते हैं आप, क्या है लेसन प्लान भी बनाते हो, लेसन प्लान है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉब्लम यूनिट। प्रॉब्लम यूनिट में आप ये देखते हो कि कौन सी समस्या के ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है या जो बच्चों को समझ में नहीं आया है। रिसोर्स यूनिट, इसमें आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का आप यूज करते हो कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं हुई, आपने टेक्स्ट बुक में आंसर देखा, टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा, आप रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हो, आप गूगल का यूज कर रहे हो, आप चैट जीपीटी का, ओवरहेड प्रोजेक्ट का, यानी कि जिसकी हेल्प से आप वो प्रॉब्लम सोल्व कराने की कोशिश करते हैं, वो आपकी रिसोर्स यूनिट कहलाती है। टेक्स्ट बुक यूनिट क्या होती है, जिसमें आप जो भी सिलेबस है या जो भी यूनिट है आप उसको बुक में से पढ़ाते हो या टीचर गाइड बुक का उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक यूनिट कहलाती है। टीचिंग लर्निंग यूनिट, इसमें क्या बताया गया है कि सीखने के लिए सबसे पहले आपके ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर को एक एक्सपीरियंस होगा तभी वह क्या है आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ढंग से अपनी योग्यता से और इंटरेस्ट से पूरा कराएगा। अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो क्या है क्लास को, कई टीचर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग बना देते हैं और कई टीचर ऐसे होते हैं जो बोरिंग बना देते हैं। तो हमें अपनी स्किल्स के आधार पर और क्लास की नीड को देखते हुए हमें अपनी टीचिंग लर्निंग यूनिट को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि बच्चे सभी का छोड़े नहीं, अपना जो काम उसको कंप्लीट करे। स्टूडेंट वर्क यूनिट, अब इसमें ये देखा जाता है कि भाई हम सबसे अच्छा क्या काम दे बच्चे कि बच्चे
एक्टिव होकर उस काम को करके भी लेके आए और उनको इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। और या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने को हम उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट प्लान करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, माइंड में सोचना शुरू करते हैं, फिर टीचर क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा, क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको देखना है, रिसोर्सेज का किस किस का हमें उपयोग करना है पढ़ाते हुए, टेक्स्ट बुक का क्या यूज करना है या नहीं करना है ये देखना। टीचिंग लर्निंग यूनिट में ये देखा जाता है कि टीचर किस तरीके से अपनी लर्निंग प्रोसेस को, टीचर किस तरीके से अपनी टीचिंग के जरिए बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव बना सकता है, उनको सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्टूडेंट वर्क यूनिट की बच्चे को क्या काम देना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लिखी जाती है। ये क्या कहलाती है आपकी यूनिट प्लानिंग। और यूनिट प्लानिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, यूनिट प्लानिंग का बताया गया है आपका। एक तो क्या है बच्चे को एक जो एक्टिविटीज हैं वो पहले से ही ऑर्गेनाइज हो जाती है कि हमें एट प्रेजेंट हमें सोचना नहीं पड़ता। बच्चे की जो पाठ्य वस्तु है, टेक्स्ट बुक है, वो इसके अंदर आ जाती है। बच्चों की जो मेंटली और जो फिजिकल तरीके से क्या है, एक्टिव तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स के ऊपर वो कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो इकाई का स्ट्रक्चर है वो क्या है, मान लीजिए आप सोशल साइंस को क्या है कि यूनिट प्लानिंग के जरिए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, जो NCERT है उसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परीक्षण परिषद दिल्ली भारत के शैक्षणिक सुधारों का प्रयत्न करिए। उन्होंने क्या एक स्पेसिमेन दे रखा है कि किस तरीके से आपको यूनिट प्लानिंग करनी है। सबसे पहले तो क्या है, आपने यूनिट ली, यूनिट की उप इकाइयां यानी कि यूनिट के अंदर मान लीजिए एक चैप्टर या 2 चैप्टर उनके नाम लिखे। यूनिट का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो यूनिट करा रहे हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए आज आपकी यूनिट हम करा रहे हैं प्लानिंग फॉर टीचिंग। देखो यहीं से देखते हैं, सबसे पहले यूनिट ली, यूनिट की उप इकाइयां, यूनिट की उप इकाइयों में हमने लिख लिया कंसेप्ट मैप, थीमेट, वेब चार्ट हमने पढ़े हैं। उसके बाद आपका क्या था, यूनिट प्लानिंग वाला था। उसके बाद आपका रिसोर्स, पूल ऑफ मटेरियल, ये बता दें ये आपकी यूनिट हो गए। यूनिट का उद्देश्य, आप ये यूनिट पढ़ रहे हो प्लानिंग फॉर टीचिंग, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है मैं हमें ये सिखाना कि किस तरीके से हम अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा कि जो आपकी पाठ्य सामग्री है यानी कि स्टडी जो मटेरियल है उसका एनालिसिस हम देखते हैं कि इसका एनालिसिस देखने के लिए निम्नलिखित बातें दी गई है। सबसे पहले टर्म, कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो क्या टर्म है, क्या उसकी अवधारणा है, उसको और किस नाम से हम पुकार सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट को शामिल करते हैं हम, ठीक है, कंसेप्ट के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट है, ठीक है। परिभाषाओं, डेफिनेशन का हम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के संबंध में किसने डेफिनेशन दी है किसने नहीं दी है, कौन कौन से प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज हुआ है, कौन कौन से रूल्स को इन्होंने फॉलो किया है। और कक्ष भवन के अंदर और क्या क्या करवा सकते हैं हम यूनिट प्लानिंग से लेकर, हम कथन ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम क्या है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, हम सेमिनार बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या है एक्टिंग के जरिए भी अपनी यूनिट को समझा सकते हैं। और कक्ष के बाहर क्या कर सकते हैं, हम अपनी यूनिट के लिए हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, हम फील्ड ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ऑडियो और विजुअल जो मटेरियल होता है उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये था सारा आपका यूनिट प्लानिंग से रिलेटेड, क्लियर है। यस मैम। ठीक है। उसके बाद है आपका रिसोर्स पूल ऑफ मटेरियल, सामग्री का संसाधन भंडार, रिसोर्स पूल ऑफ मटेरियल, जिसमें आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन, ये जो आपके सामुदायिक साधन है उसका अर्थ, यानी कि जो कम्युनिटी जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा। खुशी, आर यू रेडी बेटे? यस मैम। बताइए। तो टॉपिक का नाम ही है रिसोर्स पूल ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो चीजें होती है जिसमें मतलब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसोर्सेज में, किसी भी सब्सटेंस को या सब्जेक्ट को रिसोर्स जो बनाती है। पहला होता है वैल्यू जैसे कि पानी, हवा हो गया, ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। और दूसरा क्या होता है यूटिलिटी, मतलब जो यूजफुल हो, साथ ही साथ हमारी ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। और जो टर्म है पूल ऑफ मटेरियल, इसका मतलब, पूल का मतलब कि होता है कि बहुत बड़ा कलेक्शन या फिर स्टोर हाउस, और मटेरियल तो जो चीजें हम इस्तेमाल में ले रहे हैं अपने वो।
तो अगर हम देखें कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पूल ऑफ मटेरियल क्या है, तो अर्थ हमारा सबसे ग्रेटेस्ट पूल ऑफ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब यहीं से हमें ह्यूमंस को ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जो भी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें फुलफिल करने हैं, तो हमें अर्थ से ये ज्यादातर मिलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं और ये हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है कि लोग और उनकी नॉलेज को, मतलब उनके ज्ञान को, उनकी स्किल्स, एबिलिटीज, उनके एक्सपीरियंस का यूज जो हम सोसाइटी और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में करते हैं, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। ह्यूमन को हमने रिसोर्सेज क्यों बताया है? क्योंकि ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी होती है ह्यूमन के पास। उसको उसके पास वो लर्निंग करने के लिए वो रेडी रहता है, न्यू आइडियाज इनोवेट करता है, मशीन्स बनाता है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं ना रॉ फॉर्म में, उनका एक मतलब सही यूज करता है। इसी वजह से हमने ह्यूमंस को मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स भी कहा। अब जैसे टीचर है, टीचर का क्या काम है? नॉलेज प्रोवाइड करना। डॉक्टर पेशेंट को ठीक करते हैं ना, फार्मर फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो सबका क्या है, अलग अलग हमारे पास यूज है। इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज की? कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो हमें नेचर से प्रोवाइड हो रहा है, उसका हम एक प्रॉपर यूज करें, न्यू टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, इंडस्ट्री सर्विस ये सब मतलब हमारा अच्छे से डेवलप हो। अब जैसे मैं इसके एक एग्जांपल लूं, तो अगर कोई खेत है, ठीक है, हमें उसमें अच्छी सॉइल भी मिल रही है, बहुत अच्छा पानी भी मिल रहा है, मिनरल्स भी, ये हमें नेचर से मिला, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब कुछ हमारे पास है। लेकिन अगर वहां पर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि फार्मर ही ना हो, तो क्या वहां पर फसल उगाई जा पाएगी? खुद से तो फसल उगेगी नहीं। इसलिए और जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डॉक्टर के बिना बेकार है, स्कूल टीचर्स के बिना बेकार है। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो मतलब कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों होंगे, तब हमारी प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हमारी बुक में दे रखा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो हम उसको समझते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या है? इस हिंदी टर्म दे रखा है सामुदायिक साधन। तो वो रिसोर्सेज है जो कम्युनिटी या फिर किसी भी सोसाइटी के लोगों को मिलकर यूज करनी होती है, मतलब सबको उससे बेनिफिट मिलता है। जैसे अब स्कूल है, स्कूल में सोसाइटी के सारे बच्चे जाते हैं ना, किसी अकेले का तो होता नहीं है। लाइब्रेरी, पार्क, हॉस्पिटल, ये क्या करते हैं इंसान, मतलब जो भी एक सोसाइटी के कम्युनिटी के लोग होते हैं, सारे उसको यूज करते हैं, सबके लिए वो चीज होती है। अब कितने टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं? तो सबसे पहले हमारे दे रखा है ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज, यानी कि भौगोलिक साधन। ये क्या है? वो रिसोर्सेज है जो हमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से मिलते हैं। अब जैसे रिवर, माउंटेन्स, ये सब हो गई, ये हमारे क्या है? ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज है। अब जैसे एग्जांपल लूं मैं इसमें, तो गंगा रिवर में हम क्या करते हैं? मेन तो हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं, और क्या इरिगेशन में यूज होता है पानी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। फिर आते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? हम अपने इतिहास से जुड़ते हैं। जैसे अब किसी बच्चे ने ताजमहल के बारे में पढ़ा, रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा, इसने पिक्चर को देखा, लेकिन जब वो वहां मतलब रियल में जाकर वो वहां पे विजिट करे, तो उससे क्या होगा? वो पास्ट जो हमारा है कि मुगलों ने कैसे राज किया था, या फिर ब्रिटिश ने आए थे तो उन्होंने कैसे राज किया था, कैसे इंडियंस ने फिर अपने आजादी के लिए लड़े, तो वो सब हम फिर पास्ट को क्या है अपनी नॉलेज में एड ऑन करते हैं, अपने पास्ट के बारे में हम जानते हैं। फिर हमारा आता है रिलीजियन रिसोर्सेज। इसमें हम रिलीजियस प्लेसेस में जाकर वहाँ की बुक्स, मतलब रिलीजियस बुक पढ़ के हम रिसोर्सेज को गेन करते हैं। अब जैसे टेम्पल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या गीता होती है, तो हम गीता पढ़ते हैं ना। ऐसे ही सब सब धर्मों की अलग अलग बुक होती है, तो उनसे क्या होता है? हमें मोरल वैल्यूज अडॉप्ट करने को मिलते हैं, पीस मिलता है हमें। सोशल कल्चर रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होता है, जो हमारी कल्चर आइडेंटिटी है ना, उसको प्रिजर्व करके रखता है। अब जैसे हर एक राज्यों का कौन सा फोक डांस है, म्यूजिक, लैंग्वेज, तो क्या होता है आगे जनरेशन टू जनरेशन ये फिर चलता रहता है और प्रिजर्व रहता है। इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम
लैब को कंप्यूटर इंटरनेट इनका रिसर्च और इनोवेशन कैसे हेल्प लेते हैं इसके बारे में बताया है। ये मैं छोटा छोटा ही पॉइंट करा रही हूँ क्योंकि बुक में काफी बड़ा दे रखा है हमारी इंग्लिश वाली बुक में, तो इंटरनेट पे छोटा मिल गया मेरे को इस वजह से। फिर एजुकेशन रिसोर्सेज, हम एजुकेशन में कैसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, बुक्स हो गई, लाइब्रेरी, चार्ट्स। अब जैसे टीचर है, टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रही है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकती है, ग्लोब का इस्तेमाल कर सकती है, मैप का इस्तेमाल कर सकती है, राइट। तो ये भी हमारे रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें प्रोवाइड होती हैं चीजें, तो वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज में आ जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल है, रोड्स है ना, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे मेन है इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिटी रिसोर्सेज की। तो क्या है, लर्निंग प्रैक्टिकल बन जाती है क्योंकि बच्चा सिर्फ बुक से नॉलेज नहीं ले रहा होता, वो बाहर की दुनिया से भी नॉलेज लेता होता है। जैसे म्यूजियम, पिकनिक में हम म्यूजियम ले जाते हैं, पार्क, लाइब्रेरी या हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम जब विजिट करते हैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है ना। उसकी जो सोशल जो वो होती है, बिहेवियर होती है, वो अच्छी होती है। नॉलेज डेवलप करता है, स्किल डेवलप करता है बच्चा, कॉन्फिडेंस आता है, और जो भी उसकी रिलीजियस वैल्यू है वो उसको भी अडेप्ट करता है। और क्या होता है, लर्निंग भी इंटरेस्टिंग बनती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने रिसोर्सेज जैसे बुक्स, ग्लोब्स, चार्ट्स, वीडियोस इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्लास वहां पे बोरिंग नहीं होती। हम इंजॉय करके पढ़ रहे होते हैं, हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं ना, और कम्युनिकेट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन चलती है क्लास में। और बच्चा क्या है, कोऑपरेट करना सीखता है, डिसिप्लिन बनता है, रिस्पेक्ट करना सीखता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सीखता है। तो बच्चे को कौन से मतलब क्या चीजें अडेप्ट करने को मिलती है, वो चीजें इम्पोर्टेंस और रिसोर्सेज क्या क्या होती है वो मैंने बताया। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटे? अब इसमें एक टॉपिक है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, फिल्म, चार्ट, ठीक है, और ये सारा। बताइए सिद्धि। यस मैम। तो आज का आप तो आज आपका टॉपिक है न्यूज़पेपर, पेज नंबर 216। तो देखिए आज इसमें ना हम कवर करने वाले हैं न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर से क्या समझते हैं। मेंशन एजुकेशनल वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर, और एजुकेशनल वैल्यू क्या होती है न्यूज़पेपर की ये बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको इसको तोड़ के समझाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि न्यूज़पेपर क्या होता है। तो देखो, न्यूज़पेपर जो होता है ना, जो न्यूज़पेपर होता है वो एक प्रिंटेड और डिजिटल पब्लिकेशन होती है। मतलब कि ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकता है न्यूज़पेपर, या आपको डिजिटल फॉर्म में भी मिल सकता है। जो आप रेगुलरली न्यूज़ देखते हो, इंफॉर्मेशन देखते हो, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कंट्री साइड में क्या हो रहा है, ये आपको कहाँ से नॉलेज मिलती है, ये मिलती है आपको न्यूज़पेपर से। अब देखो, न्यूज़पेपर जो होता है ना, एक ऐसा पेपर है, या फिर कहेंगे एक ऐसा डिजिटल ऐप है जहाँ आपको न्यूज़ेस देखने मिलती है। अब किस टाइप की न्यूज़ेस देखने मिलती हैं आपको, आपको मिलती है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आज सिटी में क्या हुआ है, नेशनल लेवल पे क्या न्यूज़ है। ठीक है, आपका आज वेदर रेनी है या फिर सनी है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स, सेल्स, ये सारी जो जॉब्स होती है, सेल्स ऑफर्स होते हैं, ये सारे आपको कहाँ देखने मिलते हैं, न्यूज़पेपर में देखने मिलते हैं। जैसे कि देखिए, जब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्या होता है, एक छोटा सा ना सेक्शन में आ जाता है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 25 फरवरी से
21 मार्च तक चलेंगे, 21 मार्च तक चलेंगे। तो इस तरीके से एक सेक्शन में आपको क्या मिलती है, डिटेल्स मिलती है। ऐसे गवर्नमेंट नोटिस मिलते हैं छोटे छोटे, आपको न्यूज़पेपर में देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको लोगों के ओपिनियन न्यूज़पेपर में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूज़पेपर क्या होता है। तो न्यूज़पेपर, और इसमें ये भी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो होता है एक ऐसा सिग्निफिकेंट और ऐसा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन का एक सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको सिर्फ वन पर्सन को ही न्यूज़पेपर नहीं मिलता। आपके नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे क्या होता है, न्यूज़पेपर हर किसी को क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो आप एक मास कम्युनिकेशन का बहुत सारे लोगों से क्या होता है, कनेक्ट होते हो। देखो, अगर हम क्लासरूम बेसिस पे बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि more than 2000 newspaper in the world are taking part in different forms in schools and colleges educational program. These program are popularly known as, मतलब आप स्कूल और कॉलेजेस पे किस टाइप के न्यूज़पेपर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है सिर्फ इसमें नेम दे रखा है, ठीक है, क्लासरूम न्यूज़पेपर। जैसे आपको क्लासरूम न्यूज़पेपर मिलता है, न्यूज़पेपर इन क्लासरूम, फिर न्यूज़पेपर्स इन एजुकेशन। एजुकेशन बेस पे आपको एक न्यूज़पेपर मिलता है, फिर क्लासरूम के बेस पे आपको न्यूज़पेपर मिलता है, और न्यूज़पेपर क्लासरूम मिलता है। एक तो देखिए, क्लास के अंदर आपको एक न्यूज़पेपर जब अवेलेबल कराया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लासरूम न्यूज़पेपर। जब, और फिर सेकंड आता है न्यूज़पेपर इन क्लासरूम। जब कोई टीचर आपको कोई भी कंटेंट जब पढ़ाती है और वो आपको किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन से कनेक्ट करके बताती है, जैसे ज्योग्राफी की जो डिटेल्स हो जाती है, वेदर हो जाती है, तो हम न्यूज़पेपर से कनेक्ट करके बताते हैं कि देखो हम ज्योग्राफी में वेदर पढ़ रहे हैं, तो ये देखो न्यूज़पेपर में भी वेदर कैसा चल रहा है, इस तरीके से। और न्यूज़पेपर इन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है, एक गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल से तक सीमित नहीं है। एजुकेशन आपकी डिफरेंट लेवल्स तक सीमित है। तो एजुकेशन के बेसिस पे भी न्यूज़पेपर होते हैं कि आज एजुकेशन में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी आई है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए न्यूज़पेपर के अंदर आता है, ये तो था न्यूज़पेपर क्या होता है। सिंपल सा कहेंगे तो न्यूज़पेपर ऐसा सिग्निफिकेंट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो मास मीडिया को आपका वेरीफाई करता है। न्यूज़पेपर के अंदर हम, न्यूज़पेपर सिर्फ एक पेपर नहीं होता, न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ेस भी पढ़ते हैं, जैसे कि आपको कंट्री रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, वेदर रिलेटेड, रेन, सनी, ठीक है, जॉब्स रिलेटेड, सेल जॉब्स, गवर्नमेंट रिलेटेड, और ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब देखेंगे इसके अंदर सेकंड आता है पॉइंट, टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़पेपर में आता है, देखिए 5 टाइप्स होते हैं न्यूज़पेपर के। सबसे पहला आता है डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर होता है जो आप एवरीडे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, जो रोजाना जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है, फिर आता है वीकली न्यूज़पेपर। वीकली न्यूज़पेपर जो आपका एक वीक में 7 डेज में एक बार आता है। ठीक है, एक हफ्ते में उसमें क्या होती है, आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरीज वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। फिर आता है आपका इसके अंदर फॉर्टनाइटली न्यूज़पेपर। फॉर्टनाइटली न्यूज़पेपर को हम बाई वीकली न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। ये महीने में 2 बार आता है, और इसमें भी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इसके अंदर मंथली न्यूज़पेपर। मंथली न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर होता है जो मंथ में सिर्फ एक बार आता है, जैसे आपकी मैगजीन्स हो गई, ठीक है, आपकी बड़ी स्टोरीज हो गई, ठीक है, इस तरीके की। फिर आता है आपका लास्ट उसके अंदर क्वार्टरली न्यूज़पेपर। क्वार्टरली न्यूज़पेपर जो होता है वो मंथ में, ये जो दिस न्यूज़पेपर कम्स वंस इन 3 मंथ, ये 3 महीने में एक बार आता है क्वार्टरली न्यूज़पेपर। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेन डिटेल हो गई, जैसे आपकी फरवरी में बजट हो गया, ठीक है, बजट का क्या कनेक्शन है, क्या डिटेल्स हैं, ये सारा क्वार्टरली न्यूज़पेपर के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया न्यूज़पेपर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर के टाइप्स क्या होते हैं। अब मैं ये बताऊंगी आपको कि ये एजुकेशनल, इसकी एजुकेशनल वैल्यू क्या है, मतलब एजुकेशन के बेसिस पे हम इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, एजुकेशन के बेसिस पे ये हमको सबसे पहले तो इसलिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के बेस पे कि ये हमको प्रोवाइड करता है बहुत नॉलेज, जैसे आपको करंट अफेयर्स हो गई, डिटेल्स हो गई, ठीक है, डेवलपमेंट की डिटेल्स हो गई, आपकी आपकी टेक्स्ट बुक्स में क्या करंटली अपडेट होना है, ये भी न्यूज़पेपर में आपको
पता लगता है, ठीक है। फिर आपको और क्या पता लगता है, आपको ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन या फिर हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। न्यूज़पेपर में ना आपको बहुत सारे लाइव स्केच या पर्सनालिटीज डिस्क्रिप्शन या बिल्डिंग्स, एट्रैक्टिव बिल्डिंग्स के बारे में या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है कि कौन सा रॉकेट इन्वेंट हुआ है, कौन सा रॉकेट नेक्स्ट मंथ इन्वॉल्व होना जा रहा है, या फिर कौन सी इंस्पायरेशन मूवीज जो है रॉकेट के ऊपर, आपकी साइंस के ऊपर आने वाली है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आपका लास्ट आता है सब्जेक्ट विच कैन बी टॉट इट थ्रू न्यूज़पेपर, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप न्यूज़पेपर के थ्रू कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कोई भी न्यूज़ एज अ कॉम्प्रीहेंशन बेस दे देते हैं, और फिर क्या करते हैं, आपको उसमें क्वेश्चन निकालना होता है, तो इससे बच्चे की करंटली एबिलिटी चेक की जाती है, जैसे कि यूपीएससी। फिर आता है आपका लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज। देखिए, न्यूज़पेपर जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसको हिंदी इंप्रूव करनी है वो हिंदी न्यूज़पेपर रेड आउट करते हैं, और जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रेड आउट करते हैं, तो इससे आपका लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, और आपको रिजल्ट भी इम्प्रूवमेंट वाले दिखते हैं। फिर देखिए, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पता लगता है, इवेंट्स पता लगते हैं, एंशियंट इंडिया की बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी, जैसे हड़प्पा कल्टीवेशन हो गया आपका, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको पता लगता है ज्योग्राफी के बारे में, वही वेदर के बारे में पता चलता है कि आपकी फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना है, कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। इक्लिप्स इक्लिप्स की क्या कंडीशन है, प्लैनेट्स हैं, साइक्लोन है, अर्थक्वेक की क्या कंडीशन है, क्या रेंज रही अर्थक्वेक की, या फिर अर्थक्वेक कौन से टाइम पे आने वाला है, ये भी आपको पहले से ही एज एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगती है। आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता लगता है। आप पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी डेली न्यूज़पेपर होती है, आपके जो टीचर होते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के, वो न्यूज़पेपर की डेली करंट अफेयर्स को लेकर क्या करते हैं, आपको रिलेट करके टीच करते हैं। फिर आपको अर्थमेटिक के बारे में पता लगता है। अर्थमेटिक लेसन्स कैन मेड मोर इंटरेस्टिंग, मतलब अर्थमेटिक लेसन्स जो होते हैं ना आपके, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। बाइंग के, सेलिंग, कम्युनिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आप कनेक्ट करके पढ़ने लग जाते हो, और आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता लगता है। तो आज हमने कवर किया कि न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर की एजुकेशनल वैल्यू क्या होती है, न्यूज़पेपर के टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर क्या होते हैं, फिर न्यूज़पेपर क्लासरूम न्यूज़पेपर में कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में मतलब न्यूज़पेपर को रिलेट करते हुए कौन से सब्जेक्ट आपको टॉट करने चाहिए। तो यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू। वेरी गुड बेटे, क्लियर है बेटा न्यूज़पेपर? ठीक है, उसके बाद है आज का आपका लास्ट टॉपिक, रिफ्लेक्टिंग ऑन क्लासरूम प्रैक्टिस। ठीक है, कि कक्षा अभ्यास पर अध्यापक किस प्रकार से निगाह रख सकता है या किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है पारस, यस मैम। बताइए बेटे। कक्षा अभ्यास में कक्षा कक्ष संगठन, बालकों का व्यवहार, अनुदर्शन तथा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कक्षा अभ्यास में पर चिंतन करने के लिए अध्यापक डायरी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्यापक डायरी हम उस अभिलेख को कह सकते हैं जिसमें वह एक अध्यापक अपने विद्यालय के पूरे दिन के कार्यक्रम एवं गतिविधियों का पूर्ण विवरण लिखकर रखता है। अध्यापक अपनी डायरी में निम्नलिखित बातों को नोट करके रख सकता है। पहला, अध्यापक को जो भी विषय बालकों को पढ़ाना है, इसके लिए वह किस समय किस शिक्षण विधि को अपनाएगा या क्या तैयारी करेगा, इससे संबंधित आवश्यक बातों भी डायरी में नोट कर ली जाती है। दूसरा, अध्यापक इस डायरी में बालकों को दिए गए गृह कार्य और उनसे संबंधित अपने अनुभवों को लिख सकते हैं। तीसरा, अध्यापक कक्षा में दिए गए कार्यों की सफलता या असफलता संबंधी अपने अनुभवों को डायरी में लिख सकते हैं। चौथा, विद्यालय के अंतर्गत पूरे वर्ष में विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाएगी, क्या क्या गतिविधियां तथा समारोह होंगे, उनमें कितना समय लगेगा, प्रशिक्षण कार्य के लिए कितना समय बचेगा, इन सबका लेखा जोखा अर्थात विवरण भी अनुमान के आधार पर लिख लेते हैं। पांचवा,
अध्यापक डायरी के अंतर्गत कक्षा के प्रभावशाली बालकों का नाम भी नोट कर सकते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन बालकों की सेवाएं विद्यालय के सुधार और विकास के लिए ली जा सके। छठा, कक्षा से बालकों द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत या सामूहिक क्रियाकलाप का विवरण भी डायरी में नोट किया जा सकता है। अध्यापक डायरी की उपयोगिता, महत्व या लाभ। पहला, बालकों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो रहा है या नहीं। दूसरा, अपने शिक्षण से संबंधित कार्यों के दोषों या कमियों को दूर करने और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। तीसरा, सभी कार्यों के बारे में पहले से ही पता रहता है, अतः वह पहले से ही अपने कक्षा कार्य की पूरी तैयारी कर लेते हैं तथा पूर्ण कुशलता के साथ कार्य में शिक्षण करता है। चौथा, कला शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को नोट किए जाने के कारण उनके समाधान के लिए उचित प्रयास किए जा सकते हैं। पांचवा, कमजोर बालकों के नाम नोट कर लेने से उनका ज्ञान रहता है और उनकी विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। तथा कक्षा में बालकों का व्यवहार, कार्य आदि को डायरी में नोट किया जाता है। इससे छात्रों को मानसिक, सामाजिक विकास आदि की जांच करने में सहायता मिलती है। कक्षा अभ्यास पर निगाह के लिए रोजमर्रा का प्रयोग। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ अभ्यास कक्षा तथा कुछ अभ्यास प्रयोगशाला में करवाए जाते हैं। अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा अभ्यासों के अनुभव का एक प्रतिरूप रोजनामा इस प्रकार का बनाए जिसमें कक्षा अनुक्रमांक, विद्यार्थियों के नाम के कॉलम के साथ गतिविधियों के लिखने तथा उसके चित्र दर्शाने वाले कॉलम हो। इस प्रकार का रोजनामाचा बाजार में उपलब्ध हो तो सीधे उसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि बाजार में ये उपलब्ध नहीं है तो एक बड़े आकार का मोटा रजिस्टर लेकर रोजनामाचा बनाया जा सकता है। कक्षा अभ्यास पर निगाह रखने के लिए रोजनामाचा तैयार करना अध्यापक के प्रति अत्यंत उपयोगी होता है। यह रोजनामाचा बालकों की वर्ष भर की गतिविधियों का एक अमूल्य अभिलेख हो जाता है। इस रोजनामाचे के आधार पर अध्यापक बालकों के बारे में जान सकता है तथा उनमें सुधार कर सकता है। इस प्रकार अध्यापक डायरी तथा रोजनामाचा का कक्षा अध्यापन पर निगाह करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय प्रबंधन को भी अध्यापक डायरी एवं रोजनामाचे का अध्ययन करके बालकों संबंधी अनेक समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। हो गया। ठीक है बेटा। देखो बेटा, इन्होंने बताया कि क्लास में एक टीचर कैसे अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर सकता है। तो अलग अलग तरीके बताए कि बच्चों का क्या है। टीचर एक डायरी रखता है, टीचर डायरी होती है, उसमें बच्चों का बिहेवियर नोट डाउन कर सकता है, बच्चों के नाम नोट डाउन कर सकता है। और उसके बाद एक पोर्टफोलियो, जिसको ये रोजनामाचा बोल रहे थे, पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें बच्चे के बारे में सारी की सारी नॉलेज या सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस बच्चे के बारे में लिखी जाती है। ठीक है, कि बच्चों का क्या क्या काम है, कौन सा बच्चा किस तरीके का बिहेवियर हमारी क्लासरूम में कर रहा है। ऐसे ये क्या है, देखो एक जर्नल आपका जो हम बनाते हैं वो इसका एक देर का, जैसे आपने रोल नंबर लिख लिए, नाम लिख लिए, क्या क्या एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, वो सारी चीजें लिख के आप क्या करते हो, एक बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व करते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, पहले कैसा था और आगे कैसा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। आज आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ लास्ट यूनिट रहती है आपकी 5th।